बात करेंगे चुनावों की। नतीजों का आज दिन है। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आज आने वाले हैं सुबह 8 बजे से, मतलब कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग हुई थी, झारखंड में 81 सीटों पर वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, झारखंड में हेमंत सोरेन सत्ता की साख दांव पर है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं और वोटों की गिनती, मतगणना शुरू हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। झारखंड में एनडीए इंडिया के बीच मुकाबला। जी हां, महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आज आने हैं। डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी, फिर उसके बाद ईवीएम मशीनें खुलना शुरू हो जाएंगी। तस्वीरें आपके सामने, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब दिग्गजों ने वोट डाला था, वोट की अपील की थी। कई दिग्गजों की दाव साख पर है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। डाक मतपत्र पहले खुलेंगे, उसके बाद ईवीएम की मशीनें खुलना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल हम सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। बीजेपी दफ्तर हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है शायद जलेबियां बन रही हैं। अमृत, क्या हो रहा है वहां पर? को लेकर के कि वो चुनाव, और इसी के मद्देनजर देखेंगे कि अभी 8 बजने जा रहे हैं और जलेबी और पकवान इस तरह से बनने शुरू हो चुके हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यह नज़ारा जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का, कि पकवान, अब ये जो स्वाद है, क्या चुनावी राजनीति में बीजेपी के लिए यह स्वाद और परवान चढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरीके से तैयारियां यहां पर चल रही हैं दिल्ली में, और ये तस्वीरें उस वक्त की जब एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे यहां पर थे, उन्होंने वोट डाला था। लेकिन गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि गिनती शुरू हो चुकी है, जलेबियां बनना भी यहां पर शुरू हो चुका है। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आप इस समय देख रहे थे, लाइव तस्वीरें आप इस समय अभी देख रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। जलेबियां बननी शुरू हो चुकी हैं और कुछ ही समय बाद रुझान भी सामने आने लगेंगे, धीरे धीरे नतीजे भी सामने आने लगेंगे। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अमृत तिवारी हैं, लखनऊ से आदर्श सिंह हैं, और सीधे हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। आदर्श हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदर्श, जिस तरीके से हम देखेंगे चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या सभी दलों की बात हो। आज नतीजों का दिन। बिल्कुल, आज नतीजों का दिन है और ऐसे में ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि यूपी ही वो जगह है जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है। 2027 का चुनाव इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 29 के लिए भी कहीं न कहीं रणनीतिक तैयारी यूपी से होगी, और 2027 के चुनाव के लिए ये जो उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे कहीं न कहीं एक संदेश मिलेगा, या यूँ कहें कि एक तस्वीर साफ होगी कि आखिर जनता का रुझान किसकी तरफ है। जनता क्या फिर से बीजेपी की तरफ है या फिर समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दल की तरफ जा रही है। और इसीलिए दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंकी है इन सभी 9 सीटों पर अपनी बढ़त बनाने के लिए। करहल तक, जो कि समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है, अखिलेश यादव इससे पहले चुनकर आते थे, अब वो उनके भतीजे चुनाव मैदान में है, तो वहां तक भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है कि कहीं ना कहीं जीत अगर ना पाए तो कम से कम बढ़त वहां पर बना ले, तो इससे एक संदेश जाएगा। और इसी वजह से दोनों ही पार्टियों ने हर सीट पर अपने स्टार प्रचारकों को उतारा और एक कोशिश ये की है कि कम से कम इन जगहों से एक संदेश मिले और 2027 की रणनीतिक तैयारी भी हो सके। सुमित, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, 2027 की तैयारी यहां पर हो सके। मैं लौटूंगा अमृत, आदर्श आपके पास, अमृत आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन विवेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बुधनी विजयपुर दोनों ही सीटों पर आने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं, साख दाव पर लगी हुई है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। दोनों ही पार्टियों ने मेहनत लगभग पूरी की है, लेकिन आज साफ हो जाएगा करीब करीब 12-1 बजे तक कि जीतेगा कौन। विवेक।
देखिए सुमित, सीहोर में काउंटिंग बुधनी बाई इलेक्शन को लेकर यहाँ पे हो रही है। काउंटिंग की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डाक मतपत्र की गणना पूरी हो चुकी है और अब ईवीएम खुल गई है। आपको मैं पीछे तस्वीर दिखा देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम सारे पोलिंग एजेंट अंदर दाखिल हो चुके हैं और बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर पहला रुझान क्या आएगा और 9 बजे पहला काउंटिंग का रुझान आ जाएगा कि आखिर पहले राउंड में कितने वोट किस नेता को मिले हैं। करीब 20 उम्मीदवार हैं बुधनी से और विजयपुर में भी जो लगातार कोशिश यही है कांग्रेस बीजेपी की कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वोट मिले। लेकिन काउंटिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, ईवीएम खुल गई है। हर किसी को इंतज़ार अब हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रुझान चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जाएंगे, आंकड़े जारी किए जाएंगे कि आखिर किसको कितने वोट इस बाई इलेक्शन में मिले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंदर जो तमाम सारे कर्मचारी हैं जो काउंटिंग की प्रक्रिया में शामिल हैं के साथ पोलिंग एजेंट भी मौजूद है कांग्रेस बीजेपी और अन्य दलों को जो इस चुनावी मैदान में रहे हैं और करीब 9 बजे पहला रुझान आने के आसार हैं। हालांकि 9 साढ़े 9 भी बज सकते हैं। लेकिन बुधनी के बाई इलेक्शन को लेकर यहाँ पे आसपास मैं आपको दिखा देता हूँ तस्वीर की। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पे बाहर मौजूद हैं और हर कोई रुझान जानना चाहता है कि आखिर किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। और हालांकि यहाँ पे आसपास आने की किसी को अनुमति नहीं है। जो आसपास के वासी है वो भी यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देंगे, मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबको यही जानने की इच्छा है कि आखिर जब डाक मतपत्र की गणना पूरी हो चुकी है अब ईवीएम खुलने का इंतजार सभी को हो रहा है। अंदर ईवीएम भी खुल चुकी है और काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। करीब 13 राउंड में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बुधनी से कौन विजेता रहेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला रहा। अर्जुन आर्य यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे और यही माना जा रहा है कि अगर ठीक है, लौटूंगा विवेक, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। रायपुर दक्षिण की बात करना भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बेहद जरूरी सीट है दोनों ही पार्टियों के लिए। तो दक्षिण उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है। 264 डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है और डाक मतपत्रों की गिनती के बाद 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू होने लगेगी। ईवीएम मशीनें खुलना शुरू हो जाएंगी 8:30 बजे। अभी डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है। 264 डाक मतपत्र हैं, उनकी फिलहाल अभी गिनती शुरू हो चुकी है। रायपुर दक्षिण की बात मैं अभी आपको कर रहा हूं, आपसे कर रहा हूं। और 8:30 बजे करीब 20 मिनट बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अभी डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है। 264 डाक मतपत्र हैं। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ हुए हैं, उनकी का रुख कर लेते हैं। रोहित, गिनती शुरू हो चुकी है। दिलों की धड़कनें प्रत्याशियों की यहां पर बढ़ रही होंगी क्योंकि किस्मत का फैसला आज करीब 12-1 बजे हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है दक्षिण का दंगल। रोहित, वो खुल चुकी है और इस समय 264 डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है और ये तस्वीर देखिए वहीं की दिखा रहा हूं मैं आपको। और यहां पर जो है वो तमाम अधिकारियों की मौजूदगी है और 264 डाक मतपत्रों की गिनती होने के बाद में लगभग बताया जा रहा है कि 15 मिनट का इसमें समय लगेगा और 15 मिनट के समय लगने के बाद में इस पे जो है ईवीएम खुलेगा। लगभग 8:30 बजे ईवीएम को खोला जाएगा और 9 बजे तक के पहला रुझान आएगा और 9:30 बजे के आसपास उसे जारी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब जो है वो दक्षिण के दंगल पे तमाम धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन तैयारी भी की जा रही है। दोनों ही पार्टियां तैयारी कर रही हैं कि मिठाई कौन किसको खिलाएगा, ये थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो पाएगा। पहला रुझान आएगा तो ये थोड़ी स्थिति और जो है स्पष्ट होगी कि किसके फेवर पे जा रहा है। लेकिन जो माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही बताया जा रहा है क्योंकि ये गढ़ है। गढ़ पे जो है वो सुनील सोनी यहाँ से जो है वो उतारे गए हैं। सुनील सोनी यहाँ के प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के आकाश शर्मा भी इसी मतगणना स्थल पर मौजूद है, अंदर मौजूद है और तमाम चीज़ों पर निगरानी रखते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधा मुकाबला जो है वो दोनों के बीच में ही बताया जा रहा है क्योंकि उम्मीदवार 30 के आसपास हैं। 30 उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़े थे, लेकिन जो सीधा मुकाबला है वो आकाश शर्मा और सुनील सोनी में बताया जा रहा है और सुनील सोनी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। लेकिन ये जब पहला रुझान आएगा तो स्पष्ट होगा कि कौन किसका पलड़ा जो है वो भारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रचार हुआ, जिस प्रकार से ये सीट रही है और उसके हिसाब से जो देखा जाए तो इस पर जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्होंने प्रचार किया। खुद जो रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल वहाँ विधायक आते हैं तो वो जिम्मेदारी संभाले हुए थे। तो ऐसे में लोगों ने मतदान किया, लेकिन मतदान प्रतिशत में कमी जो है वो देखी गई, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी बताया जा रहा है कि उपचुनाव
चुनाव पे ज्यादातर जनता यही मानती है कि जिसकी सरकार रहती है उसी का प्रत्याशी जो है वो जीतता है, इसलिए लोग भी जो है वो कम निकले हैं। लेकिन जब पहला रुझान आएगा तब लोगों को स्पष्ट होता हुआ ये नजर आएगा कि किसका पलड़ा भारी है और किसके ऊपर जो है वो सहरा सजने वाला है। सुमित, ठीक है रोहित, नजरें बनाए रखिए, मैं लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहूंगा। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की भी बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही राज्य बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी आज आने वाले हैं। वोटिंग, माफ कीजिएगा, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और यहां पर 288 सीटों पर वोटिंग हुई थी। झारखंड में 81 सीटों पर मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता की साख दांव पर। और जैसा कि एग्जिट पोल जब आए थे, झारखंड में एनडीए की सरकार बनने की बात कही गई थी, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव काफी दिलचस्प होंगे। एग्जिट पोल ऐसा कह रहे थे। महाराष्ट्र के जो नतीजे चौंका सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, दिलचस्प हो सकते हैं। एग्जिट पोल का तो फिलहाल यही कहना था। झारखंड में एनडीए इंडिया के बीच मुकाबला सीधा सीधा है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन पहले प्रतिज्ञा, मेरी सहयोगी प्रतिज्ञा का रुख कर लेते हैं, जो कि झारखंड और महाराष्ट्र के सियासी समीकरण हमें समझाएंगे। प्रतिज्ञा, ओवर टू यू। देखिए सुमित, आदिवासी बहुल प्रदेश है झारखंड, और जैसे बीते 5 सालों की अगर बात कर ले तो सत्ता में जो हलचल मची रही है, चाहे हेमंत सोरेन का जेल जाना हो, फिर चंपई सोरेन का सत्ता में आना हो, सीएम बनना हो, हेमंत सोरेन की वापसी और चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना देता है। कई बड़े चेहरे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले झारखंड का समीकरण जानते हैं। देखिए, झारखंड के बारे में आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव, कुल 81 सीटों पर मतदान है झारखंड में इस बार, और बहुमत की सीटें अगर बात कर ले तो 41 बहुमत की सीटें हैं। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है इस बार। कुल 81 सीटों पर चुनाव हुआ और 41 सीटों पर बहुमत है। जिसके पास 41 सीटें आएंगी वो ये चुनाव जीत जाएगा। लेकिन आपको बता दें, एक दिलचस्प बात यह है कि इस बार अगर एग्जिट पोल्स की बात कर ले तो किसी भी पार्टी को 41 सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही है। 1211 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। सुमित, आज 1211 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है जो इस बार चुनावी मैदान में। चलिए अब पार्टियों की बात कर लेते हैं, किस पार्टी से कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि ये जानना भी दिलचस्प है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 17 ऐसी सीटें जिस पर एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर है। 17 सीटों पर कांटे की टक्कर है। कुल 68.95% वोटिंग हुई है इस बार। 81 सीटों पर वोटिंग हुई और 68.95% वोटिंग हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए एनडीए का समीकरण जान लेते हैं कि आखिर एनडीए का समीकरण क्या है। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आजसू की बात कर ले तो आजसू 10 सीटों पर है और जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आ रही है। एलजेपी अगर आर की बात कर ले तो 1 सीट पर है, ये चुनाव लड़ती नजर आ रही है। तो देखिए ये एनडीए का समीकरण है झारखंड में। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंडिया का। इंडिया का समीकरण क्या है, क्या है इंडिया गठबंधन का समीकरण, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इंडिया का अगर आपको समीकरण बताएंगे, लेकिन एनडीए का समीकरण एक बार फिर से आप गौर से देख लीजिए, विस्तार से समझ लीजिए। एनडीए का समीकरण बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी आर 1 सीट पर है। और चलिए अब आगे ये देखना दिलचस्प हो जाता है सुमित कि आखिर जीत के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, आंकड़े हम तक पहुंचाने के लिए, सियासी समीकरण हमें तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए, और दिल्ली से हमारे सहयोगी अमृत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत का रुख करना चाहूंगा। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव काफी दिलचस्प यहाँ पर अमृत माना जा रहा है। हालांकि कुछ जो एग्जिट पोल थे वो झारखंड में एनडीए की सरकार बनाते हुए हमें नजर आए थे, लेकिन महाराष्ट्र का जो चुनाव है काफी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सभी एग्जिट पोल ने बताए हैं। अमृत। सुमित, देखिए एग्जिट पोल के जहां तक बात है, जिस तरह से हरियाणा में नतीजा है उसके बाद से कोई भी राजनीतिक दल और उनके नेता अगर उनसे बात करेंगे एग्जिट पोल को लेकर के तो ऑफ द रिकॉर्ड उसको वो यकीनी तौर पे एक सही फिगर नहीं मानते हैं और उनके बीच दिल में भी धुकधुकी बनी रहती है। काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, बैलेट जो पत्र है वो खुल चुके हैं, उनकी गिनती चल रही है और ऐसे में जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनकी ऐसा नहीं है कि उनकी सीरियसनेस और इसके साथ बढ़ती ही जा रही है। अब देखना है कि ईवीएम
ईवीएम जब खुलते हैं, उनके रुझान जब आने शुरू होते हैं, तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या एक आकार स्टेबिलिटी लेती हुई नजर आ रही है। मैं अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में खड़ा हूं और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मैंने एक अंतर देखा। जब हरियाणा विधानसभा चुनाव की गिनती हो रही थी तो पार्टी मुख्यालय में इस तरह का वातावरण तो नहीं था जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को चाहूँगा एक बार फिर से थोड़ा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे पकवान बन रहे हैं, किस तरह से जलेबियाँ जो हैं वो यहाँ पे निकाली जा रही हैं। ये पिछली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसा मंजर नहीं था, क्योंकि हमने देखा था कि दोपहर के वक्त तक कोई भी चूल्हा चौका यहाँ जलता हुआ नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल के नतीजे उसको लेकर के बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं उस समय डर का माहौल था। लेकिन इस बार अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको कॉन्फिडेंस जरूर है कि महाराष्ट्र और झारखंड में उसे कुछ बेहतर नतीजे उसे मिलने की उम्मीद है। और इसी के नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि पार्टी मुख्यालय में इस तरह के जो है बंदोबस्त दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र को लेकर पर्टिकुलर सुमित ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह के वहां बहुकोणीय समीकरण थे और जिस तरह से वहां हाई प्रोफाइल सीटों का जमावड़ा है, अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं और जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उनके भतीजे भी उनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ रहे हैं जो कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश राणे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम हाई प्रोफाइल जो सीटें हैं, जिसान सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनके मद्देनजर है महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो पार्टी के साथ साथ उन चेहरों पर भी फोकस करते हैं जिनका अपना एक राजनीतिक लेगेसी है, अपना एक जनाधार है। इस लिहाज से कोई भी राजनीतिक विश्लेषक है वो पहले ही महाराष्ट्र के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। लेकिन अब देखना है कि जो एक दो फैक्शन बने हैं, महायुति और बहुत सही बात कही इन दोनों में आपने कि जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव ने सबको चौंका कर रख दिया, उसके बाद से एग्जिट पोल के बारे में लोग अब ज्यादा बातें करते नहीं हैं। आदर्श, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या आप भी अमृत की बात को आगे बढ़ाएंगे? जैसे एग्जिट पोल की मैंने यहां पर बात की, वो भी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जब से हरियाणा के चुनाव आए हैं एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा अब ना राजनेताओं को रहा है ना जनता को रहा है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव ने सबको चौंका कर रख दिया था। आदर्श, देखिए बिल्कुल, अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें तो निश्चित तौर पर जो सैंपल साइज होती है एक तो बहुत छोटी होती है, दूसरे इसके साथ साथ जो सैंपलिंग की जाती है वो खासतौर पर शहरी इलाकों में की जाती है। हमने कई बार देखा है कि जो एजेंसियां हैं वो अपने लोगों को भेजकर शहरी इलाकों में उसकी सैंपलिंग करती हैं, जबकि असल मुद्दे, असल रणनीतिक तैयारी जो होती है कार्यकर्ताओं की भी, लोगों के मन की बात जो होती है ग्रामीण इलाकों में होती है, बूथ लेवल पर होती है, ऐसी जगहों पर होती है जहाँ पर मुद्दों के साथ साथ पार्टी की इमेज, कैंडिडेट की इमेज भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के नतीजों पर इन्हीं सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो जब एग्जिट पोल के नतीजे या यूं कहें कि उनकी जो सैंपल साइज होती थी बड़ी होती थी, तो उससे एक अंदाज़ा मिलता था कि आखिर लोगों का रुझान किस तरफ है। लेकिन जैसे सैंपलिंग छोटी होगी उसी तरीके से एग्जिट पोल के नतीजों में भी फर्क पड़ता है। जैसा कि अमृत तिवारी ने कहा कि हरियाणा और इसके साथ साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि जब एग्जिट पोल आते हैं नतीजे उससे बिल्कुल इतर होते हैं। अगर हम इस बार की भी बात करें तो इस बार भी यूपी के साथ साथ, जैसा कि इससे पहले अमृत तिवारी ने बताया था कि झारखंड में जो नतीजे बताए जा रहे हैं वो जमीनी हकीकत पर अगर आप लोगों से बातचीत करें तो कहीं ना कहीं अलग हैं, उससे मेल नहीं खाते हैं। क्योंकि जो मैंने बताया कि इससे पहले स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं और कैंडिडेट लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। कई बार पार्टी से ऊपर उठकर भी कैंडिडेट और स्थानीय लोकल मुद्दों पर भी लोग वोट करते हैं। सुमित, निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। विस्तार न्यूज पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहा है। नतीजों का दिन है और एक एक सीट पर क्या कुछ हाल है आपको विस्तार से हम बताते रहेंगे। विस्तार न्यूज पर मेगा कवरेज लगातार जारी है।